नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता परीक्षा को लेकर। भारत के इतिहास में आपके महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हैं राष्ट्रीय आंदोलन और प्रमुख नेता से संबंधित। तो आज के प्रमुख टॉपिक्स में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इस पुस्तक में क्लास जो आरबीएसई बुक पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर इनके बारे में क्या दिया हुआ है और हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से हम अध्ययन भी करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के सेशन में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब होता है और आगे की बात करते हैं। तस्वीर आप देख सकते हो, ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 को होता है, याद रखना है, ये डेट एग्जाम में पूछ ली जाती है। मृत्यु इनकी होती है 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, तो याद रखना 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी स्थान पर हुआ था। तो ये याद रखना है, इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, एमपी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, और वहाँ पे एक स्थान है महू छावनी के अंदर इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, यानी इन्हें रामजी मालोजी सकपाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश छावनी में क्या थे, एक सूबेदार थे। जो रामजी सकपाल है ये ब्रिटिश छावनी में सूबेदार थे और इनकी माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है, भीमा के पुत्र ने जन्म से ही तथाकथित उच्च जाति के वर्ग से तिरस्कार एवं भेदभाव सहन किए थे। तो ये थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर महू छावनी, और पिता थे रामजी मालोजी सकपाल और माता थी भीमा। ठीक है, और ये इनकी जाति थी वो थी महार जाति के थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो ये महार जाति, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी जाति कौन सी थी, तो महार जाति के थे ये। ठीक है, रहने वाले थे महाराष्ट्र के, रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे मूलतः। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण है। और अपने जाति में उच्च शिक्षा के नवीन आयाम छूने वाले प्रथम बालक थे। विद्यार्थी जीवन में अपने साथियों व समाज के अन्य वर्गों के द्वारा किए गए घृणा और छुआछूत के व्यवहार से उनका मन आहत हो जाता था। वहीं ब्राह्मण शिक्षक पंडित रामचंद्र भागवत पेंड से तथा कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर इत्यादि ने इनको इनका दृढ़ता से मुकाबला कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से इनके शिक्षक का नाम नहीं है या कौन कौन से इनके शिक्षक थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनके शिक्षक के नाम देखें तो पंडित रामचंद्र भागवत, ठीक है, पेंड से, और कृष्णा जी अर्जुन। जो कृष्णा जी अर्जुन हैं ये कृष्णा जी केशव अर्जुन हैं। इन्होंने क्या दिया था, केलू शुक्र इत्यादि ने। ठीक है, ये तीनों आपको जो है टीचर याद रखने हैं, इनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको प्रेरित किया, इनको मुकाबला दिया, साहस दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं, और ये एक शिक्षक की महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो करता भी है शिक्षक आगे साहस के लिए बढ़ने के लिए। कभी वो ऐसे नहीं देखता है कि मेरा स्टूडेंट पीछे जाए, वो हमेशा ऐसा सोचता है कि वो आगे बढ़े, मेरे से 4 गुना आगे बढ़े। आगे देखिए, एक शिक्षक पंडित रामचंद्र का तो उनके ऊपर इतना स्नेह था कि उन्होंने भीमराव के कुल नाम के स्थान पर खुद का कुल नाम अंबेडकर लगा दिया था। तो अब ये देखो, यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन है कि किस शिक्षक के द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अंबेडकर रखा गया था। तो इसमें यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, तो पंडित रामचंद्र जी थे उनके शिक्षक, उन्होंने क्या किया, इनको नाम दिया अपने कुल नाम का। अंबेडकर थे ये, तो इन्होंने अपना नाम बी आर अम्बेडकर, जो इनका पड़ा है भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने दिया था। तो ये भी याद रखना है। और कहीं कहीं आपको जो है कृष्ण जी केशव भी मिलेगा कि उनके द्वारा भी ये किया गया था। अगर ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिले तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कृष्ण जी केशव अंबेडकर ने भी अपना सरनाम दे दिया था अंबेडकर, तो ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक शिक्षक पंडित रामचंद्र का तो उनका इतना स्नेह था कि
उन्होंने भीमराव के कुल नाम के स्थान पर खुद का कुल नाम अंबेडकर लगा दिया और यह उनके नाम के साथ जीवन भर रहा था। तो ये भी दोनों याद रख लेना। दोनों में आपको नाम, एक नाम तो ये है, अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप ये कर सकते हो क्योंकि कल को आप इस पुस्तक का जो है डाटा भी दे सकते हो। और दूसरा पूछा जाए तो कृष्ण जी केशव, कृष्ण जी केशव भी जो है पढ़ा जाता है, सुना जाता है अंबेडकर, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये नाम दिया गया था। तो आप देखकर जरूर बताएं क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में से मैंने दोनों पढ़ा है, तो आप बताइए कि उचित कहीं प्रश्न आया हो तो आप जरूर बताएं इसके बारे में। और यह उनके नाम के साथ जीवन भर रहा। वही उनमें उनके पिता द्वारा कबीर व संत तुक्काराम जैसे कवियों की कविता व गीता के श्लोक गाए जाने के कारण आध्यात्मिक भावनाएं भी विकसित हुई। ठीक है, तो कबीर के और संत तुक्काराम, ठीक है, ये प्रश्न आता है। संत तुक्काराम जैसे कवियों की कविता व गीता के श्लोक गाए जाने के कारण आध्यात्मिक भावनाएं भी इनमें विकसित हुई। अमेरिका और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान वहां की लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संविधानवाद का प्रभाव पड़ा, तो साथ ही वहां के राजनीतिक वातावरण के प्रभाव से उदारवाद का भाव आया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को तो क्या होता है, इनका जन्म होता है। 1891 में मध्य प्रदेश के अंदर जन्म होता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, इनके पिताजी 1894 में ये चले जाते हैं अपने सतारा के अंदर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इनकी ड्यूटी आ जाती है और वहाँ पे इनकी क्या है, माता जी का निधन हो जाता है। 1894 में माता जी का निधन हो जाता है सतारा के अंदर, जहाँ पे इनके पिताजी की ड्यूटी हस्तांतरण हुआ था सतारा के अंदर। फिर ये क्या करे, 1897 में कहाँ पे आ गए, अपने मुंबई के अंदर आ गए। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। तो 1897 में कुछ समय मुंबई में रहे थे। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे कि सतारा के अंदर जो है इनका, हम बात करें 7 नवंबर 1900 में जो है सतारा कुछ दिन के लिए आए थे मुंबई में। सतारा के एक प्रताप सिंह हाई स्कूल है, प्रताप सिंह हाई स्कूल में स्कूली जीवन का आरंभ किया। और इस तिथि को, जो 7 नवंबर है, इस तिथि को जो महाराष्ट्र सरकार है वो क्या कर रही है, स्कूल प्रवेश तिथि मानती है इसको। 7 नवंबर को कौन सी सरकार, महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, क्योंकि इस दिन इन्होंने प्रवेश लिया था सतारा के अंदर एक प्रताप सिंह हाई स्कूल के अंदर स्कूली जीवन का आरंभ स्टार्ट किया और वहां से इन्होंने क्या की, 4th क्लास पास कर ली। ठीक है, 4th क्लास क्या कर ली, पास कर ली। और उसके बाद में ये 1904 में, अब 1900 के अंदर ये आ गए। 1904 की बात करूं मैं, 1904 में ये मुंबई के अंदर, मुंबई में एक स्कूल का नाम है एल्फिस्तान, एल्फिस्तान स्कूल में प्रवेश लिया। कौन से स्कूल में, एल्फिस्तान स्कूल में प्रवेश हुआ। और 1907 के अंदर इन्होंने क्या कर ली, 10वीं पास कर ली। क्या कर ली, 10वीं पास करी। ठीक है, फिर उसके बाद में 1907 में एल्फिस्तान कॉलेज में प्रवेश लिया, फिर कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर 1912 में इन्होंने क्या कर ली, बीए कर ली। 1912 के अंदर इन्होंने क्या कर ली, अपनी बीए कंप्लीट कर ली थी। इनके पास विषय आपसे पूछा जाए तो विषय थे अर्थशास्त्र और दूसरा इनके पास विषय था राजनीति शास्त्र। कौन सा, राजनीति शास्त्र। ठीक है, ये दोनों इनके पास सब्जेक्ट थे। फिर 1912 में बीए कर ली। 1913 में इनके जो है पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो हम पढ़ते हैं, इतनी डिटेल थोड़ी सी मैंने आपको बताई, हम कहाँ पे थे। तो ये वहाँ पे गौतम बुद्ध के उपदेशों व सिद्धांत का, संत कबीर के विवेकपूर्ण और पंथ निरपेक्ष विचारों का, और ज्योतिबा फूले के पथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, ज्योतिबा फूले के जन साधारण के प्रति शिक्षा, सेवा व सहयोग का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा इन व्यक्तियों का। वही उनके सवर्ण जाति के सहपाठी हिंदू समाज के तथा कथित उच्च जाति के लोगों के द्वारा किए गए अत्याचारों ने इनके मन में किस प्रकार की भावना पैदा कर दी, एक प्रकार की घृणा की भावना पैदा कर दी। उस समय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक श्रम के द्वारा मानव समाज की सेवा करने वाली जातियों को निम्न श्रेणी में रखा जाता था। उनसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत और असमानता का व्यवहार किया जाता था। साथ ही इन्हें अमानवीय प्रथाओं पर, रीति रिवाज, लोक विश्वास व धार्मिक मान्यताओं की छाप लगाकर शताब्दियों तक समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों से दूर रखा गया।
इन सबसे व्यथित होकर इन्होंने दलितों को उदार करने का बीड़ा उठाया था। ठीक है, उसके बाद में देखें, इन्होंने सबसे पहले समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। अब ये सीधा का सीधा प्रश्न बनता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा किनके द्वारा दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया। ये नारा आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ये सीधी की सीधी लाइन एग्जाम में उठाई जाएगी। और कहा कि जो संघर्ष करता है सफलता एवं यश उन्हीं को मिलता है। बिल्कुल सही है, जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। इन्होंने हिंदू धर्म के भीतर सवर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तक, आप देखो यहाँ पे एक लाइन और इंपॉर्टेंट आ गई हमारे लिए, इनकी पुस्तक है हु वर दी शूद्राज। हु वर दी शूद्राज में यहाँ तक लिखा है कि शूद्र सूर्यवंश के क्षत्रिय थे। इन्होंने लिखा कि शूद्र सूर्यवंश के क्षत्रिय थे। पहले केवल क्षत्रिय, फिर उसके बाद ब्राह्मण, वैश्य और 3 ही वर्ग अस्तित्व में थे। इनका ये कहना है इस पुस्तक के अंदर। तो ये पुस्तक याद रखनी है, हु वर दी शूद्राज। ये पुस्तक इनकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। चौथे, शूद्र वर्ग का उदय ब्राह्मणों व क्षत्रियों के संघर्ष के दौरान हुआ। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ही सारी अमानवता का मूल कारण है। आगे देखिए, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से खून से मिलने का माध्यम बताते हुए इसके प्रचलन की वकालत की। सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन कर अस्पृश्यता को मिटाने के गांधी जी के विचारों से असहमत थे। अंबेडकर जी के अनुसार मकान की रंगाई पुताई करके दुर्दशा को छिपाया तो जा सकता है, लेकिन सुधारा नहीं जा सकता है। ऐसी हालात में उसे गिराकर ही नया मकान बनाया जाना उचित होगा। छुआछूत की कुप्रथा को मिटाना आवश्यक है। इन्होंने समानता आंदोलन के दौरान मिलजुल कर पूजा पर्व मनाने, सामूहिक प्रतिभोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। अपने कार्यक्रमों के द्वारा हिंदू समाज में निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देख अपने मन के उद्गार को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ ही बात नहीं थी, ये मेरे हाथ ही बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्मावलंबी रहकर नहीं मरूंगा। और यह कहकर 14 नवंबर 1956 को अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये भी याद रख लेना कि बौद्ध धर्म किस धर्म से अपनाया था इन्होंने? बौद्ध धर्म अपनाया था 14 नवंबर 1956 को। तो ये बात आपको याद रखनी है, 14 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, उनका संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें ये देखो, कास्ट इन इंडिया 1917 में, अब ये सीधी की सीधी उठाई जा सकती है। हु वर दी शूद्राज, ये डेट सारी याद रखनी है, सीधी की सीधी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित कास्ट इन इंडिया, ये जो पुस्तक लिखी वो कब लिखी? 1917 में। हु वर दी शूद्राज 1946 में। गांधी एंड गांधीज्म, दी राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये 1952 में लिखी। इमेंसिपेशन ऑफ दी अनटचेबल्स 1943 में लिखी। तो ये पुस्तकें याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सीधी की सीधी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये होगी इनके बारे में डिटेल। अब हम इनके बारे में देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतने पेरे में हम देखें तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा था उसके बारे में। सबसे पहले इनका जन्म आपको याद रखना है और मृत्यु भी याद रखनी है। कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। पिता का नाम याद रखना है, माता का नाम याद रखना है। उसके बाद में इनके शिक्षक के नाम रखने हैं सभी के सभी। ठीक है, और उसके बाद में देखिए इनकी एक बीच में पुस्तक आई थी जो लास्ट में भी सारी आ गई है उसके बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये इनका नारा याद रखना है। एक तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है इनका नारा जो एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की पुस्तकों की। ये पुस्तकें अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेना, चाहे आप जो भी नोट्स बनाते हो या पेज रखते हो उस पर लिख लेना अलग से, ताकि प्रश्न बाहर ना जाए। फिर अंबेडकर के राजनीतिक विचार के बारे में देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजीवन दलित, शोषित व अस्पृश्यता समाज को सामाजिक न्याय दिलाने में संघर्षरत रहे। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों में कोई भेदभाव न हो एवं सभी का सम्मान व मर्यादा बनी रहे। इन्होंने राजनीतिक अवधारणाओं, संस्थाओं व समस्याओं का विश्लेषण भी इसी आधार पर किया। उनके राजनीतिक विचार इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले था राज्य एवं लोकतंत्र की महत्ता। डॉक्टर अंबेडकर जी लोकतंत्र को बिना रक्तपात आम व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम मानते हैं।
उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता को स्वीकारा, लेकिन स्वेच्छाचारित का विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य में कुछ मूल पाशविक प्रवृत्तियां भी होती है, इसलिए राज्य का नियंत्रण भी आवश्यक है। यह राज्य लोक कल्याणकारी व उदारवादी होना चाहिए, लेकिन राज्य को भी मर्यादित व सीमित शक्तियां दी जानी चाहिए। राज्य का आधार सभी को सामाजिक न्याय दिलाने व आर्थिक संपन्न बनाने का होना चाहिए, अर्थात राज्य जन साधारण सेवा का सशक्त माध्यम है, ये इनका कहना है। आगे बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली को भारत के लिए उपयुक्त माना। इसके अंतर्गत कार्यपालिका सक्षम होने के साथ उत्तरदायी और संवेदनशील हो, जनमत का भी इस पर सीधा प्रभाव पड़े, कार्यपालिका शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके, इसकी स्थिरता सुनिश्चित हो जिससे कार्यकुशलता बनी रहे। देश की एकता व अखंडता के लिए एकात्मक शासन प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि भारत में गांव में स्थानीय हित को ही सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इसके लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में सोचना व्यर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण हो ताकि वह निर्देशों व निर्णयों की अवहेलना नहीं कर सकें। शासन के सभी विभागों में इस प्रकार का संतुलन व समन्वय हो जिससे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकें। सभी अल्पसंख्यकों के हितों व अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में कुछ लिखे हैं। जैसे संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए दूसरी शर्त है कि बहुदलीय प्रणाली और प्रभावी विपक्ष बहुमत को हमेशा अल्पमत का सम्मान करना चाहिए। अल्पमत में सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो इस प्रकार ये पॉइंट भी उठाए जा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में बालिंग व वैश्विक मताधिकार के बारे में बहुत बताया। साम्यवाद व इस्लामिक देशों के गठबंधन का विरोध भी इन्होंने किया था। ठीक है, और देखें आगे और देखें तो राष्ट्रभाषा व भाषाई राज्य के बारे में इन्होंने कहा। ठीक है, तो जैसे बात करें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत की एकता व अखंडता के लिए हिंदी भाषा का राष्ट्रीय भाषा होना अनिवार्य है। हिंदी भाषा ही पूरे देश की एकता के सूत्र में पिरोने में सक्षम है। समय मराठी भाषी होने व अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी भाषा के रूप में मानने का विरोध किया, और ये बिल्कुल भी सही है। आज भी एनईपी में ये जो पॉइंट जारी कर दिए गए हैं, क्षेत्रीय भाषा को जोड़ दिया गया है, मातृभाषा को जोड़ दिया गया है शिक्षा में। वही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भाषाई राष्ट्रवाद पैदा कर सकता है। यह भी सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। यदि हम लोग अपनी संस्कृति एवं देश से प्रेम करते हैं तो हम सब का कर्तव्य है हिंदी को अपने देश की राष्ट्रभाषा माने। बिल्कुल सही बात है इनकी। देश के विभाजन पर विचार, इनकी पुस्तक थॉट्स इन पाकिस्तान 1940 के अनुसार भारत में हिंदुओं को शांति से जीने के लिए भारत के दो भाग हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर देने चाहिए। विभाजन से पहले पाकिस्तानी हिस्से के हिंदू व भारतीय हिस्से के मुसलमानों की अदला बदली भी कर लेनी चाहिए, जिससे दोनों ही देश शांतिपूर्वक रह सके। तो ये पुस्तक याद रखनी है, थॉट्स इन पाकिस्तान 1940 में लिखी। ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थॉट्स इन पाकिस्तान 1939 ये पुस्तक किसने लिखी। और आज आपने मुद्दा भी चल रहा है पाकिस्तान भारत को लेकर, जो पाकिस्तान के यहाँ के नागरिक थे उनको वहाँ भेजा गया है, तो हो सकता है एग्जाम में थॉट्स ऑफ इन पाकिस्तान एग्जाम में पूछ ली जाए, जिस पर इन्होंने कहा कि विभाजन से पहले पाकिस्तानी हिस्से के हिंदू एवं भारतीय हिस्से के मुसलमानों की अदला बदली कर दी जाए, सही है कि वो देश में शांतिपूर्ण रह सके। ये भी पॉइंट अच्छा था इनका। तो 1940 में थॉट्स इन पाकिस्तान पुस्तक याद रखनी है। राष्ट्रमंडल से संबंधित भारत में औद्योगिक उन्नति व रक्षात्मक मामलों में हमारी आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रमंडल से संबंधित बनाए रखना हमारे लिए उपयोगी रहेगा। फिर इनके बारे में कुछ संविधान के बारे में देखिए। संविधान के बारे में इनके क्या विचार हैं। संविधान सभा ने इन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया। ये प्रश्न सीधा आता ही आता है, यानी सीधा पूछा जाता है कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 29 अगस्त, ये डेट याद रखनी, 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया था। आगे देखें,
इन्होंने इसके निर्माण के समय कहा कि यह संविधान व्यवहारिक व लचीला होने के साथ युद्ध काल एवं शांति काल दोनों में ही देश की एकता बनाए रखने में सक्षम है। यह पवित्र दस्तावेज है। बहुमत के आधार पर जल्दबाजी में इनसे कोई संशोधन नहीं किए जाने चाहिए। ये पॉइंट याद रख लेना। यह एक क्या है, पवित्र दस्तावेज है। ये पॉइंट किसका है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है संविधान के बारे में कि यह एक पवित्र दस्तावेज है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। फिर समग्र मूल्यांकन की बात करें, दलितों के मसीहा इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। सुविधाविहीन एवं दलित परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका व इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की और दलित समाज को शिक्षा व संस्कार के माध्यम से सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। तत्कालीन समय में इन समाजों की प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के साथ ही कहा कि दुर्गुणों से दूर रहिए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा होने दीजिए, मदिरपान और गोमांस सेवन इत्यादि का त्याग करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो दुर्गुणों से दूर रहिए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा होने दीजिए, और जो मदिरपान और गोमांस सेवन करते हैं उनको जो है त्याग देना चाहिए। उन्हीं की तरह अस्पृश्यता दूर करने की दिशा में दयानंद सरस्वती हम पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़ चुके हैं, और डॉक्टर हेंगडेवार इत्यादि ने भी प्रयास किए, लेकिन समय इस वर्ग के होने के कारण दलित समाज में इनको ज़्यादा प्राथमिकता मिली। शासन की संस्थाओं में दलित वर्गों की उचित व पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उनके प्रयास सफल भी रहे। हमारे संविधान में आरक्षण संबंधी उपबंधों के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। आप भी आज जानते हो, आजीवन तिरस्कार व अपमान की पीड़ा सहन कर उन्होंने अपने अंदर की अग्नि को मसाल बनाकर रूढ़िवादी समाज व धर्म के ठेकेदारों से संघर्ष किया। वही दूसरी ओर उसके प्रकाश से सदियों से उपेक्षित अस्पृश्यता व दलित समाज को सामाजिक न्याय की राय भी दी। इन्होंने संघर्ष और न्याय की यह मसाल आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई है जो युगों युगों तक अस्मरणीय रहेगी। तो ये इतने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये भी जो है पॉइंट आपको याद रखना है। कल हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, देखेंगे अगर हमारे सिलेबस में है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हम उनको जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो इस पुस्तक में दिया हुआ है। अब कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बाकी हो सकता है कि और भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, एक इनके द्वारा जो पॉइंट है वो है कि इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी ये पूछा जा सकता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जुलाई 1924 में। कहाँ पे की गई, मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा जुलाई 1924 में मुंबई के अंदर की गई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष थे चिमनालाल। इनके द्वारा चिमनालाल सीतलवाड़ को बनाया गया था। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, उसके जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, वो क्या थे, इसके प्रबंध समिति के चेयरमैन बने थे। इस प्रबंध समिति के चेयरमैन बने थे इसके। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रबंध समिति के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थी। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। फिर उसके बाद बात करें, बहिष्कृत भारत पत्र चलाया 1927 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इनके द्वारा एक मूल नायक पत्रिका निकाली गई थी, मूक नायक पत्रिका, ये भी निकाली गई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी पूछा जा सकता है, मूक नायक पत्रिका। ठीक है, और ये प्रकाशित की थी अपने मुंबई 1920 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और मन्नू स्मृति दहन दिवस भी 25 दिसंबर 1927 को मन्नू स्मृति का दहन भी किया था। ठीक है, वो भी है। और क्या हो सकते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एक इन्होंने प्रथम निर्वाचन की मांग की थी, हमने पढ़ा था प्रथम निर्वाचन की मांग। ठीक है, यानी साइमन का समर्थन किया था, साइमन का समर्थन, ये भी पूछा जा सकता है। और ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन के अंदर हम बात करें
तो इन्होंने भाग लिया था 1930 में, फिर 1931 में, फिर 1932 में। तीनों गोल्ड मेडल में सम्मान लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बताई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बाकी आप लंबे समय से तैयारी कर रखे हैं तो लंबे समय से पढ़ रखा होगा। तो ये पुस्तक का माध्यम ये है कि जो इस पुस्तक में हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने हैं, ताकि आपका प्रश्न आए तो गलत ना हो। जैसे पुस्तकें हैं, इनका जन्म है, कुछ यहाँ पे कथन विधि है इनके बारे में, तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित 2 या 3 ही प्रश्न आएंगे जो यहाँ से आ जाएंगे सिंपल से। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक।